कविता की माँ कविता को समझा रही थी। बेटा, प्रवीण जी बेंगलोर जा रहे हैं तो ऐसे में तुम नौकरी पर जाओगी तो बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी। वैसे भी अभी तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। दामाद जी अच्छा खासा कमा ही रहे हैं। तुम्हारा अपना घर है, गाड़ी है। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहती हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं। तुम भी क्या माँ प्रवीण जैसी ही बातें करती हो। कविता गुस्सा होते हुए बोली, इतनी मेहनत और खर्च करके मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, क्या यूं ही बर्बाद हो जाने दूं। तुम्हें मेरे पास रहकर बबलू को नहीं संभालना है तो साफ साफ बोल दो। मेरी सासू माँ भी बहाने बना रही हैं। अब ये मेरा मैटर है तो मैं ही सुलझा लूँगी। वैसे भी सुशीला को मैंने सब कुछ समझा दिया है, वो यहीं मेरे साथ रहने को तैयार है। ऐसी बात नहीं है कविता बेटा, माँ उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली। अब हम लोगों की उम्र हो चुकी है, इस उम्र में अपना ही शरीर नहीं संभलता तो दूसरों को हम बूढ़ी हड्डियां क्या संभाल पाएंगी। 100 तरह के रोग लग गए हैं शरीर में, इसलिए ऐसा कह रही थी। बच्चे की सिर्फ माँ ही बेहतर ढंग से देखभाल कर सकती है। माँ, मैं फिर कहती हूँ कि मैंने इतने मेहनत से पढ़ाई लिखाई की है, मुझे बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है जिसके लिए हजारों लोग चक्कर काट रहे हैं, और तुम कहती हो कि इस नौकरी को छोड़ दूं। माँ जी का ये मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। प्रवीण जी बीच में बोले, अभी बबलू बहुत छोटा है और माँ जी अपने ज़माने के हिसाब से बात समझा रही हैं। बबलू की नन्ही हरकतें बढ़ती जा रही हैं। 3 साल उम्र ही क्या होती है। तुम तो नौकरी छोड़ने के लिए बोलोगे ही। आखिर मर्द जो हो ना, अब जो तुम्हारे मन में आए सो करो। प्रवीण पैर पटकते हुए वहाँ से जाते हुए बोला, मुझे 2 दिन बाद बेंगलोर के लिए निकलना है, 1 महीने का कार्यक्रम है। बस मेरे बबलू को कुछ नहीं होना चाहिए। मैडम जी मैं बबलू को देख लूँगी, सुशीला बीच में आकर बोली। आखिरकार हमें भी तो अपना पेट पालना है। तुम्हें अपने साज श्रृंगार से फुर्सत हो तो तुम बच्चे को देखोगी। कविता की सास बीच में आकर बोली, हम जरा सा बीमार क्या हुए, फालतू हो गए। 100 तरह के काम होते हैं घर में, हम हर तरह से संपन्न हैं। एक बच्चे की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। हमें और क्या चाहिए। देखिए बहन जी, आप ही इसे समझाइए कि ऐसे में कोई ज़रूरी तो नहीं कि ये नौकरी करे। अब वो कविता की माँ से बोली, 6 साल तो नौकरी कर ली, अब ये नौकरी का झंझट छोड़ें और चैन से घर में रहें। अब मैं आप लोगों के मुंह नहीं लगने वाली। मैं साफ साफ कह देती हूँ कि मैं नौकरी नहीं छोड़ने वाली। मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, मुझे भी अपनी आज़ादी चाहिए। मैं आम औरतों की तरह नहीं जी सकती, मुझे भी तो काम और पैसा चाहिए। मेम साहब, सुशीला बीच में बात काटते हुए बोली, आप निश्चिंत होकर नौकरी करो, मैं भी 2 वक्त की रोटी खाकर यहीं पड़ी रहूँगी, घर और बबलू को देख लूँगी। सुशीला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कविता चहकते हुए बोली, ये पुराने ज़माने के लोग हैं, आगे की क्या सोचेंगे। मुझ में हुनर है तो मुझे इसका फ़ायदा मिलना ही चाहिए। ऑफिस में मेरा नाम और इज्जत है, आखिर नाम कमाना किसको अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कहाँ से आई है ये सुशीला। कविता की माँ कविता की सास से बोली, ना पता ना ठिकाना, मुझे तो इसके लक्षण भी ठीक नहीं दिखते। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी है कि इस कविता की तो मत ही मारी गई है। सुशीला इस मोहल्ले में झाड़ू पोछे का काम करती थी, उसने कविता के घर में भी काम पकड़ लिया था। अब वो
कविता की भरोसेमंद बन गई थी। काम के बहाने वो ज़्यादातर यहीं रहकर कविता की हमराज भी बन गई थी। कविता उसे घर में रखकर खुश थी। घर में बूढ़े सास ससुर थे, मगर वो अपनी ही बीमारी के चलते ज़्यादा चल फिर नहीं पाते थे। प्रवीण को बेंगलोर की एक यूनिवर्सिटी में 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए उनका चयन किया गया था। इस ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद उनकी डायरेक्टर के पद पर प्रमोशन तय था। मगर प्रवीण का अपने नन्हे से बबलू को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था। वो उसकी हिफाजत और देखभाल के लिए निश्चिंत होना चाहता था। इसलिए कविता की माँ को यहाँ बुलाना चाहा था, मगर माँ ने साफ तौर पर मना कर दिया तो कविता को निराशा हुई। अब वो सुशीला के आने से निश्चिंत थी कि सब कुछ ठीक ठाक चल जाएगा। कुछ दिन तो ठीक ठाक ही चला। सुशीला के साथ बबलू हिल मिल गया था और उसके खान पान और रख रखाव में अब कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन शाम को कविता ऑफिस से घर लौटी तो उसे घर में सन्नाटा पसरा दिखा। आमतौर पर उसके घर आते ही बबलू दौड़कर उसके सामने चला आता था, मगर आज न तो उसका और ना ही सुशीला का कोई अता पता था। कविता ने सासू माँ के कमरे में जाकर देखा। वहाँ सासू माँ बैठी थीं और वे ससुर जी के पैरों में तेल की मालिश कर रही थीं। कविता ने पूछा, आपने बबलू को देखा क्या? सुशीला भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। वो अक्सर उससे पार्क में घुमाने ले जाती है। सासू माँ बोली, आती ही होगी। कविता हाथ मुंह धोने के बाद कपड़े बदलकर बाहर आई। अभी तक उन लोगों का कोई अता पता नहीं था। आमतौर पर ऑफिस से आने पर वो बबलू से बातें करके हल्की हो जाती थी। तब तक सुशीला चाय नाश्ता तैयार करके उसे दे देती थी। कविता उठकर रसोई घर में आई, चाय बनाकर सास ससुर को दे दी और खुद चाय का कप पकड़कर ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही प्रवीण का फ़ोन आया। घर के हालचाल पूछने के बाद प्रवीण ने पूछा, बबलू कहाँ है? सुशीला उसे कहीं घुमाने ले गई है, कविता ने उसे बताया। बस वो आती ही होगी। बाहर अंधेरा छाने लगा था और अब तक न सुशीला का कोई पता था और ना ही बबलू का। कविता बेचैनी से उठकर घर में ही टहलने लगी। पूरा घर जैसे सन्नाटे से भरा था। बाहर जरा सी भी आहट हुई नहीं कि वो उधर ही देखने लगती थी। अब कविता ने पड़ोस में जाने की सोची कि वहीं किसी से पूछ ले कि बबलू को साथ लेकर सुशीला कहीं वहाँ तो नहीं बैठी है कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा। सुशीला ने लपक कर फ़ोन उठाया। तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है। उधर से एक रौबदार आवाज़ आई। बच्चे को सही सलामत वापस पाने के लिए 20 लाख रुपए तैयार रखना। हम तुम्हें 1 दिन की मोहलत देते हैं। तुम कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? हम 20 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करेंगे? हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? 5 लाख के जेवरात हैं तुम्हारे पास, 10 लाख की गाड़ी है, तुम्हारे बैंक खाते में लाखों रुपए बेकार पड़े हैं और प्रवीण के खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। घर में बैठा बुढ़ा पेंशन पाता है, उसके पास भी 2-4 लाख तो होंगे ही। हम तो ज़्यादा नहीं, बस 20 लाख ही मांग रहे हैं। तुम्हारे बबलू की जान की कीमत इससे कम है क्या? ये सुनते ही कविता को पूरी धरती घूमती हुई नजर आने लगी थी। किडनैपर को उसके घर के बारे में सब पता था, तभी तो बैंक में रखे पैसों और जेवरात की उन्हें पूरी जानकारी थी। उसने तुरंत अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया। इसके अलावा कुछ दोस्तों को भी फ़ोन किया। देखते ही देखते पूरा घर भर गया। प्रवीण के दोस्त विवेक ने
कविता को सलाह दी कि उसे प्रवीण को फ़ोन करके सारी बात बता देनी चाहिए, मगर कविता के ऑफिस में काम करने वाली सुरभि तुरंत बोली, ये हमारी समस्या है, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। हम औरतें हैं तो क्या हुआ, जब हम ऑफिस की बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझा सकती हैं तो इसे भी हमें ही सुलझाना चाहिए। जरा सब्र से काम लेकर हम इस समस्या का हल निकालें तो ठीक होगा। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। विवेक ने अपनी सहमति जताई। तो अब हम क्या करें? कविता अब खुद को संभालते हुए बोली, अब मुझे भी यही ठीक लग रहा है। सबसे पहले हम पुलिस को फ़ोन करके सारी जानकारी दे देते हैं। सुरभि बोली, हमारे ऑफिस में ही दिनेश भाई के एक परिचित के पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनसे मदद मिल जाएगी। तो फ़ोन करो ना उन्हें। विवेक बोला, उन्हीं के द्वारा हम अपनी बात पुलिस तक पहुंचाएंगे। कविता ने दिनेश को फ़ोन लगाया तो वो आधी रात को ही वहां पहुंच गया। मैंने अपने कजिन नीलेश को, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, फ़ोन कर दिया है, वो बस आता ही होगा, दिनेश ने कहा। दिनेश ने कविता को हिम्मत बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को नीलेश जल्दी ही ढूंढ लेगा। पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश ने आते ही कविता से कुछ ज़रूरी सवाल पूछे, नौकरानी सुशीला की जानकारी ली और सबको पुलिस स्टेशन ले गए। एक एफआईआर दर्ज कराने के बाद इंस्पेक्टर नीलेश बोले, कविता जी, इस समय यहाँ एक गिरोह बच्चों को किडनैप करने का काम कर रहा है। ये वारदात उसी की एक कड़ी है। हम उन लोगों तक पहुँचने ही वाले हैं। दिक्कत बस यही है कि इसे राजनीतिक सरपरस्ती मिली हुई है, इसलिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना है। अभी आप घर जाएं और जब अपहरण करने वाले का फ़ोन आए तो उससे गंभीरतापूर्वक बात करें। कविता की आंखों में नींद नहीं थी। इतना बड़ा हादसा हो गया था, नींद आती भी तो कैसे आती। रात काटे नहीं कट रही थी। इतना छोटा सा बच्चा कहाँ किस हाल में होगा पता नहीं। सास ससुर का भी रो रो कर बुरा हाल था। माँ कविता को अलग से कोस रही थी, और कर ले नौकरी। मैं कह रही थी ना कि बच्चे की देखभाल माँ से बेहतर और कोई नहीं कर सकता, मगर इसे तो अपने समाज की इज्जत और रौब रुतबे का ही ख्याल था। कविता ने अपने कमरे में जाकर अटैची निकाल ली। अलमारी खोलकर पैसे देखने लगी कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा। क्या हुआ? रुपयों का इंतजाम कर रही हूँ, वो बोली। तुम कहाँ हो? जल्दी बोलो, मैं वहाँ आ जाऊँ। अभी इतनी जल्दी क्या है? उधर से हंसने की आवाज़ आकर बंद हो गई। अचानक पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश उसके घर में आए और दोबारा जब उससे सुशीला के फ़ोन और पते की बात पूछी तो वो घबरा गई। वो तो इस मोहल्ले में कई साल से रहती थी। आपके पास उसका जो पता था वो गलत था। शहर की एक झोपड़पट्टी का उसने जो पता दिया था वो तो फर्जी निकला। वो कहीं और रहती थी। अब ये बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुका था कि इस अपहरण में उसका ही हाथ है। तभी तो आपके जेवरात और बैंक खाते के बारे में बदमाशों को पक्की जानकारी थी। पुलिस अब अगली कार्रवाई में लग गई थी। उसने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। मिनट घंटों में और घंटे दिन में बदल रहे थे। पुलिस भी पास के जिलों के जंगलों में, पहाड़ों तक में उन बदमाशों को ढूंढ रही थी। 2 दिन बीत चुके थे और अभी तक बबलू का कोई सुराग, कोई अता पता नहीं था। शाम के समय कविता के पास फिर से बदमाशों का फ़ोन आया तो वो उल्टा उन्हें ही डांटने लगी। मैं पैसे लेकर बैठी हूँ और तुम हो कि यहाँ वहाँ घूम रहे हो। मैं शाम को शहर के बॉर्डर पर शिव मंदिर के पीछे अटैची लेकर अपनी एक सहेली के साथ आऊँगी। और हाँ, तुम भी पुलिस को कुछ मत बताना,
और मेरे बेटे को छोड़कर रुपए ले जाना। अरे पुलिस को कुछ न बताने की बात तो मेरी थी और मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए कह रही हूँ। कविता ने अपनी गाड़ी निकाल ली और सुरभि के साथ अटैची लेकर बैठ गई। वो दोनों वहीं मंदिर के पीछे एक दीवार की आड़ में बैठ गईं, जहाँ से उन्हें चारों तरफ का नज़ारा दिख रहा था। अचानक उस मंदिर के अंदर से दो आदमी बाहर निकले। उनके पीछे नौकरानी सुशीला भी बबलू को लिए दिखाई दी। उन लोगों में से एक के हाथ में पिस्तौल थी। वो पिस्तौल को जेब में रखते हुए बोला, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो अटैची लेने के लिए आगे बढ़ा। अचानक बिजली की जैसे तेजी से कविता ने उसे अटैची देते समय बड़ी तेजी से धक्का दिया तो वो आदमी अटैची को लिए हुए ही नाली में जा गिरा। उसे गिरता देखकर दूसरा आदमी एकदम से भाग खड़ा हुआ। सुरभि दौड़कर बबलू की ओर लपकी तो सुशीला उसे छोड़कर भाग निकली। कविता और सुरभि ने जल्दी से बबलू को अपने गोद में ले लिया। कविता अपने बेटे से लिपटकर रोने लगी। आपने तो कमाल कर दिया कविता जी। पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश उसकी तारीफ करने लगा था। हमें मालूम पड़ा कि आप इधर आ रही हैं तो हमने भी आपका पीछा किया और यहाँ तक आ पहुँचे। थोड़ी देर में उस बदमाश के साथ पुलिस आती दिखी जो नाले में जा गिरा था। एक पुलिस वाले के हाथ में अटैची भी थी। पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश ने अटैची खोली तो उन्हें हंसी आ गई। अटैची में रद्दी पेपर भरे हुए थे। उस भारी अटैची को समेट न पाने के चलते ही वो बदमाश कविता के एक धक्के से ही नाले में गिर गया था। आपके इस साहस से न सिर्फ आपको अपना बेटा मिला बल्कि हमें भी एक खतरनाक मुजरिम मिल गया। अब इसके जरिए सारे मुजरिम गिरफ्तार हो जाएंगे। मैं आपके इस साहस की तारीफ करता हूँ। फिलहाल तो आप बबलू को लेकर घर जाइए, बाकी की फॉर्मेलिटी बाद में होगी। अरे भाई, कविता के साहस के कायल हम भी हैं, दिनेश बोला। तभी तो ऑफिस की खास फाइलें इन्हीं के पास रहती हैं। कविता एक माँ भी है और एक माँ अपनी औलाद के लिए किसी से भी लड़ सकती है। दोस्तों, जब भी हम किसी अनजान को घर में किसी काम के लिए रखते हैं तो उसे अपनी पर्सनल जानकारी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हमें धोखा दे सकता है। हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइस।